बता रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मैकेनिज्म्स पढ़ चुके हैं। फर्दर हम उनके रिएक्शंस पे देख चुके हैं, SN1 और SN2 की रिएक्शंस पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, SN1, SN2, अल्फा एलिमिनेशन या फिर रेसमराइजेशन। अब देखो, जब हमने SN1 और SN2 पढ़ा था, हमने SN1 का ऑर्डर पढ़ा था, क्या 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड, ये था SN1 का। और जो हमारा था SN2 का वो ये था। अब ये कह रहा है कि अब हमें बताओ जो प्राइमरी हैलाइड है ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है। तो यहां से हम बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, SN2। SN1 तो बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा है और SN2 तो शो कर रहा है। अल्फा एलिमिनेशन की बात हम कर ही नहीं रहे क्योंकि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। और रेसमराइजेशन जो होती है ये कहाँ पे होती है, SN1 में होती है। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, आपको ये अल्काइल हैलाइड्स गिवन है, ये चारों के चारों आपको अल्काइल हैलाइड गिवन है और आपको ये बताया है कि इनमें से सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन या कौन सा इनमें से सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन शो करेगा। देखो, ये है सारे के सारे टर्शियरी हैलाइड्स, टर्शियरी 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 एंड टर्शियरी। SN1 में हमने इसका एक ऑर्डर पढ़ा था, ये SN1 में ऑर्डर है। इसका मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा, RA, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक बेंजाइलिक हैलाइड गिवन है। क्या है, एक बेंजाइलिक हैलाइड गिवन है। इसकी रिएक्शन जब हम एक्वस NOH के साथ करेंगे तो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, any of the above two depending upon the temperature of the reaction, and fourth is Selznick rule. ओके, ये रूल हमें एलिमिनेशन रिएक्शन में देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम वहीं बात करेंगे। और हम यहाँ पर SN1 और SN2 को लेते हुए कहते हैं, देखते हैं कि हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड, ये C6H5CH2 ऐसा कुछ है, CH2Br ऐसा ही है ना। हमने SN1 रिएक्शन में इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखा था कि Br निकलते ही ये कार्बोकैटायन बन जाता है। और फिर इसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे, किस तरह से देखे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार उसको देख लेते हैं। कुछ ऐसे, ये यहां जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहां मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH2, फिर ये यहां मूव करेगा, CH2, यहां पॉजिटिव चार्ज, और कुछ ऐसा हमने देखा था, ऐसा ही कुछ देखा था। इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। और ये किस में है, बेंजाइलिक हैलाइड जो होता है सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन SN1 में देता है, SN1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which of the following compounds will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH ions। ठीक है, ये तो हमने देखा था SN1 रिएक्शन में कि वहां पे रेसमराइजेशन हो रही है, लेकिन रेसमराइजेशन में रेसमिक प्रोडक्ट बनते हैं। ये रेसमिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जिसमें हमने डेक्स्ट्रा एंड ल्यूवियो रोटेटरी हम देखते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा, जहां पर हम रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमराइजेशन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमें देखने हैं रेसमिक मिक्सचर कौन से देते हैं। रेसमिक मिक्सचर देखने के लिए ना हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि जो हमारे पास ना कंपाउंड होगा वो कायरल कंपाउंड होना चाहिए। कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, कायरल कंपाउंड। अब ये कायरल कंपाउंड क्या होता है, ये कायरल कंपाउंड ये होता है कि सेंट्रल कार्बन के पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए वो। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, 4 डिफरेंट, यानी कि इस कार्बन के अराउंड जो ये 4 डिफरेंट जो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। और जब ये होते हैं तो इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन, यानी कि एक एसिमेट्रिक कार्बन आ जाता है ये। क्लियर है। अब हमें देखो, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास
कायरल कंपाउंड कौन सा है। जो कायरल कंपाउंड होगा वही हमें क्या देता है, रेसमिक मिक्सचर देता है। देखो सबसे पहले CH3 CHBr C2H5, इस कार्बन की अगर हम बात करें, इस कार्बन के अराउंड यहाँ पर CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH और यहाँ पे Br, मतलब 4 डिफरेंट, यहाँ पे 1 2 3 4, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट्स है 4, वो चारों के चारों डिफरेंट हैं। ये तो हमें रिएक्शन देगा, ठीक है, एक हमें ये देगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं CH3 C2H5 CH3, CH3 और CH3 दो सेम है, ठीक है, दो सेम है, हमें 4 डिफरेंट चाहिए, यहाँ पर दो सेम है, इसका मतलब ये रेसमिक मिक्सचर नहीं देगा। मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर, यहाँ पर आ जाते हैं CH। अब देखो जब हम इसे ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा H CH यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाता है Br, यानी कि यहाँ पे भी क्या है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर सेम है, इसका मतलब ये भी रेसमिक प्रोडक्ट, रेसमिक मिक्सचर नहीं देंगे, यानी कि ओनली 1। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। सिर्फ एक ही ऐसा है, वह फर्स्ट वाला ऐसा है जो हमें रेसमिक मिक्सचर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको एक कंपाउंड दिया गया है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। ये आपका कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड तो नहीं है, बट हाँ IUPAC नेम आपको आनी चाहिए, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने वो भी डाल दिया। अब इसकी नेमिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन 2 3 4 2 3 4, ओके, लेकिन हम लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, CH CH2 Br, C2H5 को हम ऐसे ओपन करके लिख लें, है ना, यही तो है। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये आ रही है। अब जब हम इसे नेमिंग देंगे ना तो नेमिंग कहां से देंगे, नेमिंग वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप है 2 3 और 4। अब देखो इसका नाम क्या, इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, 2 मिथाइल आएगा यहाँ पे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके, और 1 ब्रोमो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आएगा ब्यूटेन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इतना क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और इन कंपाउंड्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, अरेंज करना है। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हैं। देखो NO2 और NO2 ग्रुप, ये कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग स्पीशीज होती है, यानी कि ये ऑर्थो और पैरा एक्टिवेट करते हैं, ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर देते हैं। क्लियर है। क्लोरीन के रेफरेंस में यहाँ पर ऑर्थो आ जाता है, यहाँ पे मेटा और यहाँ पे पैरा, इतना तो पता ही होगा, ये क्लास 11 में हम देखते आ रहे हैं। और NO2 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो जो है ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप, ये हमें रिएक्शन कैसे देगा, अच्छे से देगा, और जो मेटा पोजीशन पे है ये रिएक्शन हमें इतने अच्छे से नहीं देगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं NO2 ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, लेकिन मेटा पोजीशन पे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेकेंड वाला थर्ड के कंपेरिजन में ज्यादा देगा, सेकेंड वाला थर्ड के कंपेरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा देगा। इतना क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेकंड जो होता है वो थर्ड से ज्यादा आएगा। बात करें अगर हम फर्स्ट वाले की, तो इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ना ही इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना ही इस पे इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब इसका इन सब से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला कहाँ पे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड, इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है इतना। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि NO2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग स्पीशीज थे यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट करने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और जो भी इनकमिंग स्पीशीज आती है वो उन्हीं पे आएगी। ठीक है, जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे मेटा पोजीशन और यहाँ पे पैरा पोजीशन। जैसे हमने ऑर्डर इसमें देखा था कि जो ऑर्थो पोजीशन वाला है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा,
इस केस में जो ऑर्थो पोजीशन पे है वो सबसे कम रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो जिसके पास सेकंड सबसे कम, ऑप्शन डी। ठीक है, वैसे तो इसमें एक ही आ गया सीधे की ऑप्शन डी है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी के बाद, सॉरी सेकंड के बाद ये आ जाता है मेटा पोजीशन पे, यानी कि सेकंड सबसे कम रिएक्शन देगा। उससे फास्ट रिएक्शन कौन सा दे देगा? CH3। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, वो क्या देगा? फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखें तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यहाँ पे जिस ग्रुप के पास, जिस कंपाउंड के पास कोई भी ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सबसे कम रिएक्शन दे रहे हैं, उसका रेट सबसे कम है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जब, ठीक है, CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बारे में हम बात करेंगे, वहां पे क्या होगा? ऐसा कंपाउंड जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं होगा, वो रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये कह रहा है आपको यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, NO2 NO2। अब NO2 तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतने ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन। तो देखते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन थर्ड वाला देगा, उससे कम सेकंड और सबसे कम फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे आए फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। CH3 जो है ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सबसे ज्यादा, उसकी रिएक्शन सबसे कम, ठीक है, वो सबसे कम फास्ट रेट जो है हमें शो करेगा। थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर? तो यानी कि यहां पर आएगा थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। क्लियर है इतना? मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सबसे ज्यादा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम, और जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सबसे ज्यादा। क्लियर है? ये वाले कंपाउंड्स हमने बात की है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब नहीं, ये आपको क्या है? एक मैकेनिज्म गिवन है, ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है, ध्यान से देखो तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हमने SN1 और SN2 पढ़ा था। क्लियर है? SN1 में हमने कहा था कि वो 2 स्टेप रिएक्शन है, और ये आपको पूरी 1 स्टेप दिख रही है, यानी कि SN2 रिएक्शन चल रही है। ओके, यहाँ पे देखो, ये OH एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकंड पे, यानी कि ये एक रिएक्टेंट है। ये आपके पास क्या है? एक रिएक्टेंट है। ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल ने आके इस कार्बन पे अटैक करके एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना दी, एक इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट कौन सा? एक ट्रांजिशन स्टेट है, जिसके पास 5 कार्बन एटम है, सॉरी, एक कार्बन के साथ 5 इसके बॉन्ड बने हुए, एक कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बने हुए हैं, और उसी 5 बॉन्ड होने की वजह से ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्लियर? और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है वो कितनी आती है? sp2। ठीक है, इसकी कितनी होती है? sp2। बट ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनके पास 5 बॉन्ड बने, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है कि उससे मैक्सिमम कितने चाहिए? 4 बॉन्ड्स आपने चाहिए, लेकिन इसके पास ज्यादा है। नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ से क्लोरीन बाहर जाता है तो OH आ जाता है। अब आप अगर सेकंड और फोर्थ को देखोगे तो यहाँ पे क्लोरीन जिस पोजीशन पे था तो न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट पोजीशन पे आ गया, यानी कि क्लोरीन निकलते ही OH जो था उसके बैक साइड से आते हुए क्लोरीन जो होता है यहाँ पे Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाता है, और सेकंड और फोर्थ जो होते हैं ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनते हैं। SN2 रिएक्शन में ही हमने ये बात की थी, वहां पर क्या होता है कि इन्वर्जन होती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, वहां पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। OH जो होता है ये बैक साइड से अटैक करता है, जिस तरफ से हेलोजन ने निकलना है, जिस तरफ से लिविंग स्पीशीज ने निकलना है, उसके अपोजिट साइड से आकर क्या करता है? एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्लियर? अब ना यहाँ पे है OH और Cl नेगेटिव फर्स्ट एंड फिफ्थ, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हुए हमें इसी के रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अबव रिएक्शंस आर करेक्ट? विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अबव रिएक्शन? आपको इस रिएक्शन में से बताने हैं कि ये जो स्टेप्स आपको दिए इसमें से सही कौन सा है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट में ए में फर्स्ट एंड फिफ्थ बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। क्या फर्स्ट और फिफ्थ दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं?
हमने कहा था कि OH जो होता है यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, फिफ्थ जो क्लोरीन है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? पोलर प्रोटिक की बात की थी। किसकी बात की थी कि ये रिएक्शन किस किस प्रेजेंस में चलती है? पोलर प्रोटिक में चलती है। और पोलर प्रोटिक में चलने की वजह से ये हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाती है कि क्लोरीन क्या होता है, इसके बीच में आ जाता है, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, 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 एंड डेल पॉजिटिव। तो क्लोरीन क्या होता है कि इसके बीच में आ जाता है। ये क्लोरीन यहाँ से निकल ही नहीं सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि OH सिर्फ एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, यहाँ पर क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कार्बन थर्ड आपको जो दिया हुआ है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है? नहीं, यहां पर हमने कहा था कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है। ऑल्दो उसके पास 5 बॉन्ड है, वो अनस्टेबल जरूर है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहां पर कितनी है? sp2। क्लियर? और डी क्या है? फर्स्ट एंड फिफ्थ बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स? नो, सिर्फ यहां पर फर्स्ट है तो वैसे न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन? आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। गिवन रिएक्शन फॉलो SM2 मैकेनिज्म, ये रिएक्शन क्या SM2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है? जी बिल्कुल। सेकंड और फोर्थ हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस, दिस एंड दिस, क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है? नहीं, आदो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, आदो यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है, बट यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन जो होती है रिमेन सेम, सी पार्ट रिमेन सेम। अपोजिट गिवन रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म? नो, ये रिएक्शन जो होती है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। क्लियर है? Which of the following statement are correct about the reaction intermediate? इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा है? सबसे पहले इंटरमीडिएट देखते हैं, तो ये दिस वन जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जहां पे कार्बन के पास क्या है? 5 बॉन्ड है। इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल बिकॉज इन दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 5 एटम्स। ये इंटरमीडिएट इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास कार्बन के पास 5 एटम्स हैं। बिल्कुल। इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या ये इसलिए अनस्टेबल है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, ये इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 5 एटम्स हैं। इंटरमीडिएट इज स्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड? बिल्कुल नहीं। इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट? यस, इंटरमीडिएट जो होता है ये रिएक्टेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अनस्टेबल है। क्लियर हो गया इतना? अब कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को देखो और बताओ ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। क्लियर? देखो इसमें क्या है कि जो ये रिएक्शन होती है ना, ये हमें किस तरह से पता चलेगा SN1 है या SN2 है। SN1 में हमने बात की थी कि वो 2 स्टेप रिएक्शंस होती हैं, और उसी में हमने कहा था कि एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है एज एन इंटरमीडिएट। क्लियर? जहां पर हमने कहा था कि वो डिपेंड करता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन कौन सा बना है, ना कि रीअरेंज होने के बाद कौन सा कार्बोकैटायन बना, उस पे नहीं। ओके, ये रिएक्शन है आपको, ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस अल्काइल हैलाइड, ये आपके पास एक RH अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर इसने क्या किया? अटैक किया। जैसे ही इसने अटैक किया, अटैक करते ही यहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया और क्लोरीन यहाँ से बाहर। क्लियर? यहाँ पर आपने देखा कि जहां से क्लोरीन निकला वहीं से OH आया। ठीक है, और ये कब होता है? SN1 रिएक्शन में होता है। वहां पर हमारे पास रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, यानी कि वहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफाइल या तो वहां से आए जहां से लिविंग स्पीशीज ने लीव किया है, या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन से आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और कार्बोकैटायन में हमने बात की थी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। sp2 यानी कि प्लेनर नेचर होता है। प्लेनर नेचर होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है कि एक कहां से आ सकता है, एक वहां से जहां से लिविंग ग्रुप ने लीव किया, और एक वहां से जहां से लिविंग ग्रुप ने लीव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन से। क्लियर? अब इस रिएक्शन से हमें इतना तो पता चल गया कि ये एक SN1 रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following statements are correct about the mechanism of this reaction? इस रिएक्शन में से आपने ये मैकेनिज्म चल रहा है इसमें से बताने की करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? A carbocation will be formed as an intermediate in this reaction. क्या इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकैटायन बनता है? जी बिल्कुल।
यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। OH will attach the substrate second, यहाँ पर OH जो होता है ये इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है फ्रॉम वन साइड एंड Cl will leave it simultaneously from other side। क्या ऐसा इसमें होता है? नहीं होता। ऐसा सिर्फ SN2 में होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अपोजिट साइड से जहां से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा। वहां पर हमारे पास क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहां पर हमने देखा था कि कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर? इसमें ऐसा नहीं होता। सी ये कह रहा है कि एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड इन विच OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव विल बी अटैच्ड बाय वीक बॉन्ड। इसमें एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है जहां पे OH और Cl जो होता है वो वीक बॉन्ड से अटैच्ड है। नहीं, CCl जो होता है जब ये निकल जाता है COL जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN मैकेनिज्म, जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, यानी कि आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताने हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बताने हैं, इसकी काइनेटिक्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कि उसका एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन क्या है। किस पे डिपेंड करती है? ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि जो भी एल्काइल हैलाइड है उसकी इस रिएक्शन क्या होती है। तो हम इसमें किस तरह से लिखते हैं? R इक्वल टू के एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन क्या है, ऐसे ही लिखते हैं। इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है SN1 रिएक्शन में, और इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आती है वो 1 आती है। इसी की वजह से हम कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती जैसे SN2 में करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो 1 है इसका क्या बन गया, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जैसे जैसे हम इस कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे हमारा रेट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सेकंड। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड होता है ये उसी पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है? यस, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं होती। 2 जो होती है वो SN2 में होती है। हमने ये कहा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है? 1। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे किया है। इसके बाद आपको कुछ और टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे जिसमें हम रिटेंशन की बात करेंगे, इन्वर्जन की बात करेंगे, इनएंशियोमर्स देखेंगे, कायरलिटी क्या चीज होती है वो देखेंगे। वो सब हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, या आपको समझ आ चुका हो, क्लियर हो चुका होगा, और इसे देखने का बेनिफिट तभी मिलेगा आपको जब आपने SN1 और SN2 अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।